क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ठीक, राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया, कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। क्वेश्चन नंबर 54, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा। राष्ट्रपति भी खाली है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तो उस केस में कौन होगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ठीक, कौन होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। फिर है क्वेश्चन नंबर 55 कि यदि भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। तो अभी हम लोग पढ़े ना, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा धारण करेगा। क्वेश्चन नंबर 56, कथन अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कथन है, कारण क्या है। कारण है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, तो कारण तो गलत है। ठीक है, अब इसमें स्टार मार्क दिया हुआ है। और रहिए क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो हो जाएगा 44वां संवैधानिक संशोधन। क्या कहता है 44वां संवैधानिक संशोधन कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। तो आर्टिकल 44 पावर देता है प्रेसिडेंट को। ठीक, प्रेसिडेंट को क्या पावर देता है कि आर्टिकल 44 के तहत अगर वो चाहे तो पुनर्विचार करने के लिए वापस मंत्री परिषद को कोई भी बिल जो है वापस भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पे। क्वेश्चन नंबर 60, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, राष्ट्रपति हो जाए आहूत, मतलब पहला जो मीटिंग होगा उसमें कौन रहेंगे, उसमें अभिभाषण होगा राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 61, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो ये भी कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। तो 108 में क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का आशय। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है, तो राष्ट्रपति का आशय। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये गलत है। मतलब कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 65, कथन है और कारण है। कथन है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, गलत है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते, तो ये तो सही है।
अच्छा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मतलब कि राष्ट्रपति जो है उस संसद का भाग है। राष्ट्रपति जो है संसद जो है संसद का पार्ट है। मतलब संसद में क्या हो गया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हो गए। ठीक, तो राष्ट्रपति संसद का भाग है, ये सही है। और संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता, ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। एक विधेयक जो है संसद में जो प्रस्तुत किया जाता है, तो जब राष्ट्रपति उसका स्वीकृति दे देंगे तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा तो जो भी विधेयक प्रस्तुत हुआ है संसद में वह अधिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह क्या था? तो वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह क्या था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो ज्ञानी जैल सिंह। तो निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में, जिसको क्या बोला जाता है, जेबी वीटो बोला जाता है? तो ज्ञानी जैल सिंह किए थे। अब इसमें एक बार आप देख लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ये है कि पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यंतिक यानी कि एब्सोल्यूट वीटो अर्थात अस्पष्टतः सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद के द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना का प्रयोग किया। अत्यंतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है। अत्यंतिक वीटो जो है मंत्रिपरिषद की इच्छा के अधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा। इसीलिए विकल्प सी जो है सही उत्तर है। ठीक, और जेबी जो वीटो था उसको कौन यूज किए थे? ज्ञानी जैल सिंह। वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन नंबर 69 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद 111, नहीं हम लोग पढ़े थे कि पुनर्विचार के लिए भेज सकते हो। कितना था? 44 ही था ना? हाँ, नहीं, 44वें संशोधन में यह पावर दिया गया था राष्ट्रपति को कि पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक ना? अनुच्छेद उसमें था 74 का एक, और 111 जो है वो क्या कहता है? 111 जो है पावर देता है राष्ट्रपति को कि दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल को अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। ठीक, ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अथवा विधेयक धन विधेयक को जो अतिरिक्त अगर कोई होगा तो उसको पुनर्विचार हेतु सदन में लौटा सकेगा। यहाँ दिया हुआ आर्टिकल 111। ठीक, तो 74 का 3 अलग है, 74 का 3 अलग है। यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 111 याद रखना है। इसी का यूज करके क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अथवा विधेयक
धन विधेयक के अतिरिक्त अगर कोई होगा तो उसको पुनर्विचार हेतु संसद या सदनों को लौटा देगा। आर्टिकल 111 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। ठीक, कहता है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति को, और कोई तो हो नहीं सकता है, राष्ट्रपति को ही है। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। स्वविवेकी शक्ति कौन कौन है, तो 2 है, 3 है और 6 है। तो स्वविवेकी में हो जाएगा विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेज देना, स्वविवेकी है। विधेयक को रोक कर रखना स्वविवेकी है। और संसद को संदेश भेजना, तीनों क्या है, स्वविवेकी शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 72 निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। ठीक, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो विधेयकों पर स्वीकृति देना। तो स्वीकृति देने के लिए मतलब सलाह क्यों लेगा, लेकिन देखो किस पे मंत्रिपरिषद से सलाह लेना है राष्ट्रपति को। राजदूत का जो नियुक्ति होता है वो अपने मन से नहीं कर सकते हैं, जो भी डिप्लोमेट रहता है उसके लिए सलाह लेना होगा। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर अगर स्वीकृति देना है, गवर्नर अगर किसी विधेयक पे अपना स्वीकृति दे रहे हैं तो राष्ट्रपति उसको पारित करने से पहले सलाह लेगा मंत्रिपरिषद से कि करे कि नहीं करे। लोकसभा अगर भंग करना है तो उसमें भी सलाह लेगा। संविधान संशोधन विधेयक पर अगर स्वीकृति देना है उसमें भी करेगा, लेकिन विधेयकों पर स्वीकृति जब देना होगा तो सलाह लेना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन है। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन है, तो अध्यादेश जारी करना। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है क्या, अध्यादेश जारी करना क्या है, विधायी शक्ति। ठीक है, क्या है, विधायी शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। स्वविवेकी है इसमें 3, 6, 7 और 8। ठीक, 3, 6, 7 और 8 स्वविवेकी है। तो क्या है, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेज देना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये सब स्वविवेकी है। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। क्वेश्चन नंबर 75 जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। क्या कह रहा है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के, जैसे चुनावी सुधार का कोई विधेयक होगा, मंत्रिपरिषद उसको मतलब मंत्रिमंडल से पारित होकर चला गया होगा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उसमें बिना किसी चेंज किए नहीं, राष्ट्रपति बोले पुनर्विचार करने के लिए कि लो भाई इसमें पुनर्विचार करो चुनावी सुधार में, लेकिन मंत्रिमंडल क्या किया, उसको बिना किसी सुधार के फिर से वापस भेज दिया। तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दे दी। मतलब कि राष्ट्रपति को भी बाध्यता है कि अगर एक बार भेजे और फिर उसमें कोई रिटर्न चेंज नहीं हुआ तो वापस उनको पारित करना है। तो कौन अनुच्छेद बोलता है, तो बोलता है अनुच्छेद 1, 2, 3। क्या बोलता है, अनुच्छेद 1, 2, 3। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 1, 2, 3 में है।
क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिला है अनुच्छेद 123 में 1, 2, 3 में। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद, ठीक, राष्ट्रपति तो अध्यादेश जारी कर दिया, मान लो संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, कोई ज़रूरी विधेयक है, तो अध्यादेश के फॉर्म में राष्ट्रपति उसको जारी कर दिया। लेकिन बोल रहा है कि जब संसद का सत्र शुरू हो जाएगा तो उसके बाद कितने समय तक रखा जाना चाहिए? तो 6 सप्ताह। कितना? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं होगा बाबू, योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं होगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री भी होगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो उपयुक्त में से सभी, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। प्रधानमंत्री का कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री का नियुक्ति, राज्यपाल का भी नियुक्ति करते हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 में क्या कहता है कि संविधान जो है असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, अनुच्छेद 160 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार थोड़ी है राष्ट्रपति को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, तो 143 हम लोग पढ़े थे, आई लव यू, 143 हो जाए। राष्ट्रपति किससे लेगा सलाह? उच्चतम न्यायालय से। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में कौन सा एक सही नहीं है? राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ठीक। ये गलत है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट इनको सजेस्ट करेगा, लेकिन मानना या नहीं मानना ये तो राष्ट्रपति के अपने विवेक के ऊपर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 86, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो संसद के सदनों को संदेश भेजना। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो संसद के सदनों को संदेश भेजना शक्ति नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है कि संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति है, 123 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति, और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति शब्दशः शक्ति के रूप में उल्लेखन करते हैं। बुझे, संसद के सदनों को संदेश भेजना
ये काम है राष्ट्रपति का, लेकिन ये शक्ति नहीं है, ये अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। हाँ, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया। तो राष्ट्रपति अपने मन से नहीं हटाएगा, 2/3 बहुमत से उसको संसद से पारित करवाना होगा। ठीक।